बैठाइए इसको, बैठा लीजिए। कोई तो जगह दे दीजिए। आइए आइए, आपको हम बैठा देते हैं। दीदी जी आइए ना, आइए। बैठाइए तो इसको। हट। बड़ी झगड़ालू हैं जी आप। इस पे तीन ही है। 1 2 3 4, 4 गो है। 5 गो बेड सर। 1 2 3, उस पे भी तो 4 गो है। हट, शांत रहिए। शांत रहिए आप। हाँ, तो बताइए क्या हाल चाल है? ठीक है? ऑनलाइन वाले लोग बताइए, दिखाई सुनाई दे रहे हैं? बस इतना सा बता दीजिए। चलिए, तो दिखाई सुनाई दे रहे हैं तो कार्यक्रम की शुरुआत की जाए, मतलब पढ़ाई लिखाई की शुरुआत की जाए। पॉलिटी का चौथा चैप्टर खत्म हो गया था, प्रस्तावना खत्म ना हो गया था। इसके बाद जो अगला चैप्टर है, अब बात बंद कीजिए, मुंह बंद। पॉलिटी का जो अगला चैप्टर है, अगर अगला चैप्टर की हम बात करें तो अगला चैप्टर है भारतीय संविधान के विभिन्न पहलू। यही ना है? यही होना चाहिए। हाँ, वही सामान्य पहलू या विभिन्न पहलू एक ही बात है। आपके नोट में लिखा हुआ है संविधान के सामान्य पहलू, तो यही हम भी लिख देते हैं। तो जो अगला चैप्टर है वह है भारतीय संविधान के सामान्य पहलू। ऐसे होगा, संविधान के सामान्य पहलू। समझिए, देखिए, इसको हम लोग समझेंगे, लेकिन उससे पहले कल जिस चैप्टर को खत्म किए हैं वहां से 2 3 4 5 प्रश्न हम आपसे पूछ रहे हैं, आप जवाब दीजिए। फिर इस चैप्टर पर हम लोग आएंगे। तो पहला प्रश्न आपसे यह है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र की 3 प्रमुख विशेषता से कल के सेशन में हम आपको अवगत करवाए थे, वो कौन कौन है? वापस बुलाने का अधिकार, जनमत संग्रह, और तीसरा पहल। भारत में कैसा लोकतंत्र है? अप्रत्यक्ष ना। अगला प्रश्न आप हमको बताइएगा कि भारत एक गणराज्य है, हां या ना? भारत एक गणराज्य है, ऐसा हम किस आधार पर कह सकते? क्योंकि यहां के राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत नहीं होते हैं बल्कि निर्वाचित होते हैं। और दूसरा कारण यह है कि भारत में ऊंचे से ऊंचे संवैधानिक पद को कोई भी भारत का आम नागरिक प्राप्त कर सकता है।
इसके बाद आगे बतलाइएगा, जो प्रस्तावना है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने किस जजमेंट में यह कहा है कि प्रस्तावना शाश्वत है, आत्मा है और यह अपरिवर्तनीय है। गोलक नाथ बनाम पंजाब राज्यवाद 1967 में। और पंथ निरपेक्ष शब्द क्या संविधान के मूल ढांचा में आता है? आता है ना? चलिए ठीक है। और वैसे प्रावधान जो संविधान के मूल ढांचा में आते हैं, क्या उसमें संशोधन किए जा सकते हैं? नहीं ना किए जा सकते, नहीं किए जा सकते हैं। चलिए ठीक है, तो आप लोग को तो याद है, ये है सब चीज ना, लेकिन यही याद हमेशा रखिएगा तब ना। अभी तो एक दो दिन हुआ है, तो एक दो दिन में थोड़े कुछ होता है। आगे अगर महीना दिन 2 महीना के बाद 6 महीना के बाद अगर परीक्षा देते वक्त याद रख लीजिएगा, तब महत्व होता है, समझे? तो अब आते हैं हम लोग अपने चैप्टर की ओर। संविधान के सामान्य पहलू, संविधान के सामान्य पहलू। देखिए, हमारे संविधान में, मतलब भारत के संविधान में क्या क्या है। एक तो हमारे संविधान में प्रस्तावना है, जिसे हम लोग पढ़ चुके हैं। दूसरा, जो हमारा संविधान है, हमारे संविधान को कुल 12 अनुसूची में बांटा गया है, 12 अनुसूची, और हमारे संविधान को 22 भाग में बांटा गया है और 395 अनुच्छेद में बांटे गए हैं, 395 अनुच्छेद में बांटे गए हैं। अब हम लोग मूल तौर पर भारत के संविधान को पढ़ना प्रारंभ करेंगे। अब हम लोग मूल तौर पर भारत के संविधान को पढ़ना प्रारंभ करेंगे। अभी तक तो हम इस बात को पढ़ा रहे थे, संविधान के निर्माण की पृष्ठभूमि क्या रही है, संविधान का निर्माण किसने किया है, और जब संविधान बना तो संविधान की विशेषता क्या क्या थी, और फिर संविधान में जो प्रस्तावना था वो, इन चीजों को हम लोगों ने पढ़ा है। अब अगर आप आएंगे तो अब हम लोग जब अनुच्छेद 1 पढ़ना प्रारंभ करेंगे, तब आप मान करके चलिएगा कि मूल संविधान अब हम लोग पढ़ना प्रारंभ कर चुके हैं। तो अनुच्छेद 1 की चर्चा इस चैप्टर में हम आपके साथ नहीं करेंगे। जब अगले चैप्टर की ओर आप जाएंगे, संघ और राज्य क्षेत्र, तो उस चैप्टर में हम आपको अनुच्छेद 1 की चर्चा करेंगे, अनुच्छेद 2, 3 की चर्चा करेंगे। तो वहां से मूल तौर पर भारतीय संविधान को पढ़ना प्रारंभ करेंगे। लेकिन भारत के संविधान में जो 22 भाग है, भारत के संविधान में जो 12 अनुसूची है, भारत के संविधान में जो 395 अनुच्छेद है, उन्हीं सब चीजों को इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। उन्हीं सब चीजों को इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले भारतीय संविधान के जो 22 भाग है, और भारतीय संविधान के अलग अलग भागों में अलग अलग प्रावधानों को शामिल किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग उसी को देखते हैं कि भारतीय संविधान के किस भाग में क्या है, भारतीय संविधान के किस भाग में क्या है। कभी कताल प्रश्न पूछ दिया जाता है, जैसे अगर आप
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसी भी परीक्षा के पलट करके देखेंगे तो यहां से कभी कभार, हमेशा नहीं, कभी कभार इक्का दुक्का प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। जैसे यहां से प्रश्न देखने को मिल जाएंगे, भारत के निर्वाचन आयोग की चर्चा भारतीय संविधान के किस भाग में है। फिर आपको यह देखने को मिल जाएगा केंद्र राज्य संबंध की चर्चा भारतीय संविधान के किस भाग में है। फिर आपको यह प्रश्न देखने को मिल जाएगा नागरिकता की चर्चा भारतीय संविधान के किस भाग में है। ये तीनों जो प्रश्न हमने आपको बोला है किसी न किसी परीक्षा में पूछा हुआ है, और बहुत ज्यादा यहां से प्रश्न नहीं आता है। कभी कभार जो है कोई परीक्षा पूछ देता है, लेकिन यहां से प्रश्न नहीं आने की ही संभावना होती है, लेकिन फिर भी कंपटीशन है, कभी काल पूछ देता है, तो इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। तो अब आप एक एक करके जानिए। देखिए, भारतीय संविधान का जो भाग 1 है, भारतीय संविधान के भाग 1 में भारतीय संघ और उसके राज्य क्षेत्र की चर्चा है। भारतीय संघ और उसके राज्य क्षेत्र की चर्चा है। भारतीय संघ के अंतर्गत जो 28 राज्य है, भारतीय संघ के अंतर्गत जो 8 केंद्र शासित प्रदेश है, यही संघ और राज्य क्षेत्र के विषय में जानकारी हमें भारतीय संविधान का भाग 1 देता है। भारतीय संविधान का भाग 1 देता है, और इसकी चर्चा मूल तौर पर अनुच्छेदों में अगर आप देखेंगे तो अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक देखने को मिलेगा। और इन अनुच्छेदों को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि भारत में राज्य का निर्माण, एक राज्य का विभाजन कर दूसरे राज्य का निर्माण कौन करता है, भारत में नए राज्यों को प्रवेश कौन दिलाता है, भारत में नए राज्यों को प्रवेश कौन दिलाता है, भारत कैसा देश है, भारत कैसा राष्ट्र है। तो इन तमाम चीजों की जानकारी हमें भारतीय संविधान के भाग 1 से प्राप्त होती है। तो कुल मिलाकर के अगर हम लोग देखें तो जो भारतीय संविधान का भाग 1 है, यह हमें भारतीय संघ और उसके राज्य क्षेत्र के विषय में जानकारी देता है। फिर अगला भाग है भारतीय संविधान का भाग 2। जो भारतीय संविधान का भाग 2 है, यह हमें नागरिकता यानी सिटीजनशिप के विषय में जानकारी प्रदान करता है। इसकी चर्चा अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक देखने को मिलता है। इसकी चर्चा अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक देखने को मिलता है। और जो भाग 2 है, इसमें इस बात की चर्चा है कि आखिरकार भारत की नागरिकता प्राप्त करने की कौन कौन सी शर्तें हैं, भारत की नागरिकता प्राप्त करने की कौन कौन सी शर्तें हैं। जैसे अनुच्छेद 5 को आप पढ़ेंगे तो संविधान लागू होने के समय नागरिकता प्राप्त करने की क्या शर्तें थी। फिर आप 6 को पढ़ेंगे तो पाकिस्तान से आए लोगों को जो भारत की नागरिकता दी जाती है उसकी चर्चा है। मतलब नागरिकता को लेकर के, सिटीजनशिप के विषय में चर्चा भारतीय संविधान के भाग 2 में है। और फिर नागरिकता को लेकर कानून कौन बना सकता है, नागरिकता प्रदान करने को लेकर कानून कौन बना सकता है, नागरिकता छीनने को लेकर कानून कौन बना सकता है। ये तमाम प्रकार की जानकारी हमें भारतीय संविधान के भाग 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 हमें देता है। फिर इसके बाद भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार की चर्चा है। और भारतीय संविधान के भाग 3 में जो मौलिक अधिकार की चर्चा है वह अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 के बीच में है। हम भारतवासियों को जो मौलिक अधिकार प्रदान की गई है, हम भारतवासियों को भारत के संविधान के द्वारा ही मौलिक अधिकार प्रदान की गई है। जैसे हमारा मौलिक अधिकार क्या है, आप अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 को पढ़ेंगे तो वहां पर आपको आपके मौलिक अधिकार के विषय में जानकारी मिलेगा। जैसे आपका मौलिक अधिकार यह है कि आप गरिमा के साथ, सम्मान के साथ जीवन जी सकते हैं,
आप पूरे भारतवर्ष के भीतर कहीं भी आ जा सकते हैं, आप अपना जीवन चलाने हेतु कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं, आप सरकार के नीतियों के खिलाफ बोल सकते हैं, आप अपने धर्म को मान सकते हैं। तो ये सभी हमारे मौलिक अधिकार हैं और मौलिक अधिकार के बिना मानव का जीवन पशुतुल्य हो जाता है। तो जो मौलिक अधिकार है उसको हम लोग भारतीय संविधान के भाग 3 में पढ़ेंगे। फिर आपको अगला भाग है भारतीय संविधान का भाग 4। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व की चर्चा है, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की चर्चा है। और भाग 4 में जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है इसकी चर्चा अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 के बीच में है। फिर इसके बाद भाग 4 का भाग 4 के में मौलिक कर्तव्य है। और फिर भाग 5 भारतीय संविधान के भाग 5 की अगर आप बात करेंगे तो जो भारतीय संविधान का भाग 5 है उसमें संघ के शासन की चर्चा है, उसमें संघ के शासन की चर्चा है। और संघ के शासन को हम लोग 3 भाग में बांटकर पढ़ते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। और यहां पर कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी आते हैं। विधायिका के अंतर्गत लोकसभा, राज्यसभा और न्यायपालिका के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट और कैग आता है। अब देखिए एक बात जानिए, आपके परीक्षा की अगर हम बात करें तो आपके परीक्षा में यहां तक में 3 प्रश्न पूछा गया है और तीनों प्रश्नों से हम आपको अवगत करवाते हैं। लेकिन उससे पहले एक बात और आप जानिए, फिर तीनों प्रश्नों से हम आपको अवगत करवाएंगे और आशा करते हैं आप जवाब भी दीजिएगा। देखिए भारतीय संविधान का जो भाग 5 है, भारतीय संविधान का जो भाग 5 है, भारतीय संविधान के भाग 5 में, भारतीय संविधान का जो भाग 5 है, भारतीय संविधान के भाग 5 में संघ के शासन, संघ का शासन का चर्चा देखने को मिलेगा, जिसकी चर्चा है अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 151। इसको हम लोग 3 भाग में बांटकर पढ़ते हैं, इसको हम लोग 3 भाग में बांटकर पढ़ते हैं। एक होता है कार्यपालिका, दूसरा होता है विधायिका, दूसरा होता है विधायिका और तीसरा होता है न्यायपालिका, तीसरा होता है न्यायपालिका, न्यायपालिका। देखिए कार्यपालिका वैसी संस्था जो कार्य यानी काम का पालन करवाती है, अर्थात काम करवाती है, वही कार्यपालिका कहलाती है। कार्यपालिका के अंतर्गत आपको राष्ट्रपति आते हैं, राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति आते हैं, उपराष्ट्रपति के बाद प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद आते हैं, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद आते हैं, और फिर महान्यायवादी आते हैं, और फिर महान्यायवादी आते हैं, महान्यायवादी आते हैं। और कार्यपालिका की चर्चा अगर आप देखेंगे तो अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 78 के बीच में देखने को मिल जाएगा, अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 78 के बीच में। जब आप अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 78 तक को पढ़ते हैं तो उसमें आप या तो राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद या महान्यायवादी के विषय में पढ़ेंगे। फिर आपको विधायिका, विधायिका की चर्चा अनुच्छेद 79 से 123 तक है, 123 तक है। और विधायिका के अंतर्गत जो है आपको लोकसभा आता है और राज्यसभा आता है। जब आप अनुच्छेद 79 से 123 तक को पढ़ेंगे तो या तो आप लोकसभा के विषय में पढ़ेंगे या आप राज्यसभा के विषय में पढ़ेंगे। और फिर न्यायपालिका की अगर आप बात करेंगे तो न्यायपालिका के अंतर्गत जो है आपको सुप्रीम कोर्ट आता है, सुप्रीम कोर्ट आता है, और सुप्रीम कोर्ट के बाद जो है कैग आता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया आता है। और न्यायपालिका की चर्चा अनुच्छेद 124 से 151 के बीच में है, अनुच्छेद 124 से 151 के बीच में है। तो यह है संघ का शासन, जिसे हम लोग 3 भाग में बांटकर पढ़ते हैं। और इंडियन पॉलिटी में
3 से 4 चैप्टर अति महत्वपूर्ण है। एक मौलिक अधिकार, यहां से प्रश्न आपके परीक्षा में फिक्स है, आएगा ही आएगा। एक प्रश्न आता है मौलिक अधिकार से, आप क्वेश्चन बैंक पलट के देख सकते हैं। दूसरा संघ का शासन, ये वाला चैप्टर, यहां से 2 से 3 प्रश्न आते हैं, यहां से 2 से 3 प्रश्न आते हैं। और तीसरा चैप्टर अगर आप देखेंगे तो संविधान संशोधन, संविधान संशोधन। और चौथा चैप्टर अगर आप देखेंगे तो आपात उपबंध यानी इमरजेंसी वाला। और 5वां चैप्टर अगर आप देखेंगे तो केंद्र राज्य संबंध, केंद्र राज्य संबंध। ये 4 से 5 चैप्टर आपके परीक्षा के लिहाज से बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये जो 4-5 चैप्टर का नाम हम आपको लिए हैं, इन 5 चैप्टरों से प्रश्न आना ही आना है, नहीं आने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। चाहे प्रश्न आसान आ जाए, चाहे प्रश्न मॉडरेट आ जाए, चाहे प्रश्न टफ आ जाए, यहां से आता ही आता है। तो यहां तक से आपके बिहार एसआई परीक्षा में 3 प्रश्न पूछा गया है। एक प्रश्न यह पूछा गया है, नागरिकता की चर्चा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक देखने को मिलती है? 5 से 11। एक दूसरा प्रश्न पूछा गया है, मौलिक कर्तव्य की चर्चा भारतीय संविधान के किस भाग में है? 4 का क। और फिर एक यह प्रश्न आपको पूछा गया है कि निम्न में से कौन कार्यपालिका के अंतर्गत नहीं आता है? निम्न में से कौन कार्यपालिका के अंतर्गत नहीं आता है? तो कार्यपालिका की अगर हम लोग बात करें तो कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद और महान्यायवादी आता है। इसके अलावे अन्य जो है आपको कार्यपालिका के अंतर्गत नहीं आते हैं, जैसे लोकसभा, राज्यसभा कार्यपालिका के अंतर्गत नहीं आते हैं, सुप्रीम कोर्ट कार्यपालिका के अंतर्गत नहीं आते हैं। ये प्रश्न तो 1275 वाले परीक्षा के दौरान ही जो है आपको पूछा गया है, जो 1275 पोस्ट की वैकेंसी के लिए एग्जाम हुआ था, प्रीलिम्स मेन सब चीज तो हो ही चुका था, उसी में यह प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन कार्यपालिका के अंतर्गत आता है और कौन कार्यपालिका के अंतर्गत नहीं आता है। तो यहां तक से आपके बिहार एसआई परीक्षा में अभी तक 3 प्रश्न पूछे गए हैं और आशा करते हैं आप तीनों प्रश्नों का जवाब दे ही दिए हैं। अब इसके बाद भाग 5 के बाद अगला भाग है भाग 6। और भाग 6 की अगर हम लोग बात करें तो भाग 6 में राज्य के शासन की चर्चा है। राज्य का शासन, राज्य के शासन की चर्चा भाग 6 में है। और राज्य के शासन की चर्चा भाग 6 के अंतर्गत अनुच्छेद 152 से अनुच्छेद 237 के बीच में है। अनुच्छेद 152 से अनुच्छेद 237 के बीच में है। और जिस प्रकार हम लोग संघ के शासन को 3 भाग में बांटकर पढ़ते हैं, उसी प्रकार से राज्य के शासन को भी हम लोग 3 भाग में बांटकर पढ़ते हैं। राज्य के शासन को भी हम लोग 3 भाग में बांटकर पढ़ते हैं। और राज्य के शासन को भी जो 3 भाग में बांटकर पढ़ते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। राज्य के कार्यपालिका के अंतर्गत राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद और महाधिवक्ता आता है। और राज्य के विधायिका के अंतर्गत विधानसभा और विधान परिषद आता है। और राज्य के न्यायपालिका के अंतर्गत जो है आपको हाईकोर्ट आता है। और हाईकोर्ट के साथ साथ अधीनस्थ न्यायालय आता है, अधीनस्थ न्यायालय आता है, सबऑर्डिनेट कोर्ट आता है। तो यह हो गया राज्य के शासन के विषय में। तो भारतीय संविधान का जो भाग 6 है वह हमें राज्य के शासन के विषय में बतलाता है, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 152 से 237 के बीच में है। फिर भारतीय संविधान का अगला भाग है भाग 7। भाग 7 को निरस्त कर दिया गया है और भाग 7 को 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत निरस्त कर दिया गया है। और भाग 7 के अंतर्गत अनुच्छेद 238 आता था, अनुच्छेद 238 को भी निरस्त कर दिया गया है। इसके बाद भारतीय संविधान का भाग 8, भारतीय संविधान का जो भाग 8 है उसमें संघ राज्य क्षेत्रों के शासन प्रशासन के विषय में प्रावधान किया गया है। मतलब भारतीय संविधान के भाग 8 में इस बात को लेकर प्रावधान किया गया है कि आखिरकार भारत में जो 8 केंद्र शासित प्रदेश है, भारत में जो 8 केंद्र शासित प्रदेश है, भारत के जो 8 केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, दिल्ली, दादर नगर हवेली तथा दमन और द्वीप, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और पुडुचेरी, ये जो 8 केंद्र शासित प्रदेश है,
इन 8 केंद्र शासित प्रदेशों में शासन प्रशासन कैसे चलाए जाएंगे, इन 8 केंद्र शासित प्रदेशों में शासन प्रशासन कैसे चलाए जाएंगे, इसको लेकर के प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 8 में किया गया है। और भाग 8 के अंतर्गत अनुच्छेद 239 से अनुच्छेद 242 आता है। अनुच्छेद 239 से अनुच्छेद 242 भाग 8 के अंतर्गत आता है। तो केंद्र शासित प्रदेशों के शासन प्रशासन के विषय में जानकारी हमें भाग 8 देता है। इसके बाद आप सब लोग इस बात से अवगत हैं, क्योंकि जब हम आपको भारतीय संविधान की विशेषता बता रहे थे तो वहां पर हम आपको यह बात बताए थे कि भारत में त्रिस्तरीय शासन प्रणाली देखने को मिलता है। एक केंद्रीय स्तर पर, दूसरा राज्य स्तर पर और तीसरा स्थानीय स्तर पर, तीसरा आपको स्थानीय स्तर पर। तो भारत में जो स्थानीय स्तर पर शासन प्रशासन चलाया जाता है, भारत में स्थानीय स्तर पर शासन प्रशासन पंचायती राज और नगर पालिका जैसी संस्थाओं के द्वारा चलाया जाता है। तो जो भारतीय संविधान का भाग 9 है 9 है, उसमें पंचायत या पंचायती राज संस्था से संबंधित चीजों के विषय में जानकारी हमें भाग 9 से प्राप्त होती है। और फिर भाग 9 के क में नगर पालिका को लेकर प्रावधान किया गया है। और फिर भाग 9 के ख में सहकारी समिति को लेकर प्रावधान किया गया है, सहकारी समिति को लेकर प्रावधान किया गया है। तो भाग 9 में पंचायत, 9 के क में नगर पालिका और 9 के ख में सहकारी समिति। इसके बाद अगला भाग है भारतीय संविधान का भाग 10। भारतीय संविधान के भाग 10 की अगर आप बात करेंगे तो देखिए भारत की अगर हम लोग बात करें तो भारत में जिस प्रकार सभी धर्म, भारत में जिस प्रकार सभी धर्म के लोग रहते हैं, उसी प्रकार भारत में सभी जाति, सभी समुदाय के लोग रहते हैं। जैसे भारत में जनरल कैटेगरी के लोग भी रहते हैं, सामान्य वर्ग के लोग भी रहते हैं। भारत में ओबीसी समुदाय के लोग भी रहते हैं, ओबीसी समुदाय के लोग भी रहते हैं। भारत में एससी समुदाय, भारत में एससी समुदाय के लोग भी रहते हैं, एससी समुदाय के लोग भी रहते हैं। मतलब एससी शेड्यूल कास्ट मतलब अनुसूचित जाति। और फिर भारत में एसटी समुदाय के लोग, एसटी समुदाय के लोग मतलब शेड्यूल ट्राइबल मतलब अनुसूचित जनजाति शेड्यूल ट्राइबल, उसी को हम लोग आदिवासी भी कह सकते हैं, उसी को हम लोग आदिवासी भी कह सकते हैं या उसी को हम लोग जनजाति भी कह सकते हैं। और भारत में जो अनुसूचित जनजाति समुदाय के लोग रहते हैं, भारत में जो अनुसूचित जनजाति समुदाय के लोग रहते हैं, अनुसूचित जनजाति समुदाय के लोग रहते हैं मतलब एसटी कैटेगरी के लोग जो भारत में रहते हैं, मतलब जहां आदिवासी रहते हैं, आदिवासी इलाकों में या जनजातीय क्षेत्रों में शासन प्रशासन सामान्य तौर तरीका से नहीं चलाया जाता है, सामान्य तौर तरीका से नहीं चलाया जाता है, क्योंकि आदिवासी समुदाय के लोग समाज की मुख्य धारा से जुड़े हुए नहीं होते हैं। तो जनजातीय क्षेत्र में शासन प्रशासन विशेष तौर तरीका से चलाया जाता है और जनजातीय क्षेत्र में शासन प्रशासन जो विशेष तौर तरीका से चलाया जाता है उसी विषय में जानकारी हमें भारतीय संविधान का भाग 10 देता है, भारतीय संविधान का भाग 10 देता है, भारतीय संविधान का भाग 10 देता है। तो उसमें आप नोट में लिखा हुआ पाएंगे अनुसूचित क्षेत्रों के शासन प्रशासन या जनजातीय क्षेत्रों के शासन प्रशासन। जनजातीय क्षेत्रों के शासन प्रशासन मतलब जहां पर आदिवासियों का निवास स्थल है,
वहां पर शासन प्रशासन थोड़ा अलग तौर तरीका से चलाया जाता है। उस विषय में जानकारी ही हमें भारतीय संविधान का भाग 10 देता है। भारतीय संविधान का भाग 10 देता है। समझ गए? तो आप देखिए, एक बात हम आपको एक चैप्टर पढ़ाए हैं भारतीय संविधान की विशेषता। उसमें हम आपको यह बात बताए हैं कि भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो विश्व का सबसे बड़ा संविधान क्यों नहीं होगा? यहां पर आप देखिए, केंद्रीय स्तर पर शासन प्रशासन को लेकर के अलग प्रावधान है संविधान में, राज्य स्तर पर शासन प्रशासन को लेकर अलग प्रावधान है संविधान में, केंद्र शासित प्रदेशों में शासन प्रशासन को लेकर अलग प्रावधान है संविधान में। अब अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र में शासन प्रशासन को लेकर अलग प्रावधान है संविधान में। तो क्यों संविधान बड़ा नहीं होगा? यही सब तो वजह है, यही सब तो कारण है कि भारत का संविधान जो है आपको इतना विशालकाय हो गया है, इतना बड़ा हो गया है। भारत का संविधान इतना विशालकाय और इतना बड़ा हो गया है। तो ठीक है, भाग 10 के बाद अगला भाग है भारतीय संविधान का भाग 11। लेकिन भाग 11 के विषय में जानेंगे, लेकिन उससे पहले 1 से लेकर के भाग 10 तक थोड़ा आप पढ़िए। तो पढ़िए, पढ़िए जल्दी। पढ़ लिए? 1 मिनट तो लगेगा बहुत से बहुत। क्या है उसमें, कुछ थोड़े है। बताइए फटाफट, याद कीजिए। रुकना इसलिए पड़ता है कि आप लोग नींद लेने लगते हैं, समझे? तो इसी वजह से हमको रुकना पड़ता है। तो बताइए, भारतीय संविधान के भाग 1 में क्या है? आए? भाग 2 में क्या है? भाग 3 में क्या है? भाग 4 में क्या है? 4 के क में क्या है? 5 में क्या है? 6 में क्या है? क्या भाग 7 है? निरस्त करना दिया गया है किस संविधान संशोधन के तहत? भाग 7 को 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत निरस्त कर दिया गया है। भाग 7 को किस संविधान संशोधन के तहत निरस्त किया गया? भाग 8 में क्या है? भाग 8 में क्या है? भाग 9 में क्या है? 9 के क में, 9 के ख में, भाग 10 में। याद हो गया इतना? अब आगे सुनिए, देखिए, भाग 10 के बाद अगला भाग है भाग 11। भारतीय संविधान का जो भाग 11 है, भारतीय संविधान का भाग 11 हमें केंद्र और राज्य संबंध, सेंटर और स्टेट रिलेशन के विषय में जानकारी प्रदान करता है। सेंटर और स्टेट रिलेशन के विषय में जानकारी प्रदान करता है भारतीय संविधान का भाग 11। देखिए, भारत में ऐसी बात नहीं है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के बीच कोई संबंध ही नहीं होता है। जैसे अमेरिका में क्या है पता है? अमेरिका में यह है कि केंद्र सरकार अपने क्षेत्राधिकार में काम करने के लिए स्वतंत्र है और राज्य सरकार अपने क्षेत्राधिकार में काम करने के लिए स्वतंत्र है। न केंद्र
राज्य के काम में हस्तक्षेप कर सकता है, ना राज्य केंद्र के काम में हस्तक्षेप कर सकता है। अमेरिका में यह है। और अमेरिका में अगर केंद्र कानून बनाया तो केंद्र अपने सीमित दायरा में ही लागू करेगा, और अगर राज्य कानून बनाया तो राज्य अपने सीमित दायरा में लागू करेगा। लेकिन भारत में क्या है? भारत में केंद्र सरकार राज्यों के कार्यों में हस्तक्षेप करते रहता है, राज्यों के कार्यों में हस्तक्षेप करते रहता है। भारत में ऐसा नहीं है कि केंद्र राज्य के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेगा। भारत में ऐसी बात नहीं है। तो भारत में केंद्र राज्यों के काम में हस्तक्षेप करते रहता है। अब जब केंद्र राज्यों के काम में हस्तक्षेप करते रहता है तो देश का विकास तभी संभव हो पाएगा जब केंद्र और राज्य के बीच संबंध बेहतर होंगे। जब केंद्र और राज्य के बीच संबंध बेहतर होंगे तभी जाकर के देश का विकास संभव हो पाएगा, नहीं तो देश का विकास संभव नहीं हो पाएगा। केंद्र और राज्य के बीच प्रशासनिक संबंध है, केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंध है, केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय संबंध है, केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय संबंध है। केंद्र राज्य के विधायी संबंध के विषय में जानकारी भाग 11 का अध्याय 1 देता है, और केंद्र और राज्य के प्रशासनिक संबंध के विषय में जानकारी भाग 11 का अध्याय 2 देता है, और केंद्र और राज्य के वित्तीय संबंध के विषय में जानकारी भाग 12 का अध्याय 1 देता है। भाग 12 का अध्याय 1 देता है। और केंद्र और राज्य के बीच जो शक्तियों का विभाजन हुआ है, दोनों के बीच जो संबंध है, वित्तीय संबंध है, प्रशासनिक संबंध है, विधायी संबंध है, तीनों प्रकार के संबंध जो है केंद्र और राज्य के बीच आपको देखने को मिलते हैं। इस चैप्टर को जब आप पढ़ेंगे, काफी महत्वपूर्ण चैप्टर है, आप पलट करके देख लीजिएगा। इस चैप्टर से संबंधित हम आपको अभी जब 4-5 महत्वपूर्ण चैप्टर इंडियन पॉलिटी का बता रहे थे, उसमें केंद्र और राज्य संबंध का जिक्र हमने आपके साथ किया है। आपके बिहार एसआई परीक्षा में इस चैप्टर से पूछे गए हम 2-3 प्रश्न आपको बता रहे हैं, आप ध्यान से सुनिए। पहला प्रश्न इस चैप्टर से यह पूछा गया है कि देखिए, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन केंद्र राज्य संबंध को बेहतर बनाने के लिए किया गया था। तो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने अपनी सिफारिश में केंद्र राज्य संबंध को बेहतर बनाने के लिए कई प्रकार की सिफारिश किया। उसमें एक सिफारिश यह भी किया था कि लोकपाल के गठन को लेकर संसद में विधेयक लाया जाए, और केंद्रीय प्रशासनिक सुधार आयोग के सिफारिश पर ही लोकपाल के गठन को लेकर के भारत की संसद में पहली बार लोकपाल विधेयक वर्ष 1968 में लाया गया था। 1717 पोस्ट वाली वैकेंसी में यह प्रश्न पूछा गया है कि लोकपाल विधेयक जो है भारत की संसद में पहली बार कब आया है। इसी चैप्टर में हम पढ़ाते हैं। इसके बाद आपको बिहार एसआई परीक्षा में यह भी पूछा गया है कि जो सरकारिया आयोग है, सरकारिया आयोग का संबंध किससे है, सरकारिया आयोग का संबंध किससे है। तो सरकारिया आयोग का गठन भी केंद्र राज्य संबंध को बेहतर बनाने के लिए ही किया गया है। फिर आपको इसी चैप्टर की अगर आप बात करेंगे तो संभवतः पुंछी आयोग के विषय में भी पूछा जा चुका है। पुंछी आयोग का संबंध किससे है। अगर पुंछी आयोग की बात करेंगे तो पुंछी आयोग का संबंध भी आपको केंद्र राज्य संबंध से ही है, केंद्र राज्य संबंध से ही है। तो इस चैप्टर से प्रश्न पूछे जाते रहे हैं, और भी कई सारे प्रश्न हैं जो अभी हमें याद नहीं है, लेकिन ये 2-3 प्रश्न आपके बिहार एसआई परीक्षा का पूछा हुआ है, तो यह चैप्टर काफी महत्वपूर्ण है। तो भाग 11 कुल मिलाकर के अगर हम लोग देखें, लड़के मुंह पर साथ बढ़िया से बैठिए ना, क्या ऐसे करके बैठ, अब फिर ऐसे करके बैठ रही है, आंख भी बंद हो रहा है धीरे धीरे, समझे, अजीब हाल है। चलिए सुनिए, तो जो भाग 11 है, भारतीय संविधान का जो भाग 11 है,
भारतीय संविधान के भाग 11 की हम लोग बात करें तो यह भाग हमें केंद्र और राज्य के संबंध के विषय में बतलाता है। भाग 11 के बाद अगला भाग है भाग 12। भाग 12 हमें वित्त, संपत्ति और संविदा के विषय में जानकारी देता है। फिर अगला भाग है भाग 13, भारत के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता के विषय में जानकारी देता है। फिर अगला भाग है भाग 14। भाग 14 हमें लोक सेवा आयोग, जैसे संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग के विषय में जानकारी देता है भाग 14। फिर भाग 14 का को यह हमें अधिकरण के विषय में जानकारी देता है। फिर भाग 15 की अगर आप बात करेंगे तो यह हमें निर्वाचन आयोग के विषय में जानकारी देता है। वही निर्वाचन आयोग जो भारत में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद का चुनाव करवाता है, उस निर्वाचन आयोग के विषय में ही जानकारी देता है हमें भारतीय संविधान का भाग 15। भारतीय संविधान का भाग 15। फिर अगला भाग है भारतीय संविधान का भाग 16। भाग 16 की अगर हम लोग बात करें तो भाग 16 में कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध की चर्चा है। कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध की चर्चा है संविधान में, जो अनुच्छेद 330 से लेकर अनुच्छेद 342 तक देखने को मिलता है। अनुच्छेद 330 से लेकर अनुच्छेद 342 तक देखने को मिलता है। अनुच्छेद 330 से लेकर 342 तक देखने को मिलता है। देखिए, कुछ वर्ग शब्द का प्रयोग यहां पर किसके लिए किया गया है आप समझिएगा। देखिए, कुछ वर्ग शब्द का प्रयोग यहां पर एससी समुदाय के लोगों के लिए किया गया है, एसटी समुदाय के लोगों के लिए किया गया है, ओबीसी समुदाय के लोगों के लिए किया गया है। फिर आपको आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों के लिए किया गया है, आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों के लिए किया गया है। देखिए, जो एससी समुदाय के लोग हैं वो आर्थिक तौर पर, शैक्षणिक तौर पर पिछड़े हुए हैं। जो एसटी समुदाय के लोग हैं वो भी आर्थिक तौर पर, शैक्षणिक तौर पर पिछड़े हुए हैं। फिर जो ओबीसी समुदाय के लोग हैं वो भी आर्थिक तौर पर और शैक्षणिक तौर पर पिछड़े हुए हैं। फिर जो आंग्ल भारतीय है, आंग्ल भारतीयों की संख्या काफी कम है, इस वजह से उसको लेकर के विशेष प्रावधान किए गए हैं। जैसे घर में ही कोई, घर में मान लिया जाए कि 4 संतान है, कोई एकदम खा पी करके पूरा हट्ठा कट्ठा है, कोई एकदम हड्डी है, शुक्लहा है, तो परिवार के लोग ज्यादा ध्यान शुक्लहा पर देते हैं कि ताकि ई भी खा पी करके हट्ठा कट्ठा हो जाए। तो वही बात है। देखिए, ओबीसी समुदाय के लोग, एससी एसटी समुदाय के लोग पिछड़े हुए हैं, पिछड़े हुए हैं, और इनको अगर आप विशेष सुविधा नहीं दीजिएगा, ज्यादा प्रावधान नहीं दीजिएगा, तो फिर इनका विकास नहीं ना हो पाएगा। और जब इनका विकास नहीं हो पाएगा तो क्या देश का समग्रता से विकास संभव हो पाएगा? देश का समग्रता से विकास संभव नहीं हो पाएगा। अरे देश किससे बना है? देश हम देशवासियों से बना, हम नागरिकों से बना है। देश का विकास तब होगा जब हम आम नागरिकों का विकास होगा, जब हम आम नागरिकों का विकास होगा, हम सभी आम नागरिकों का विकास होगा, तब जाकर के देश का विकास संभव है। एक बात बताइए, संविधान बनाने वाले जो 299 सदस्य थे, जब संविधान सभा का विभाजन हुआ तो 299 ये को ना बचा था। 229 ब्रिटिश प्रांत से, 70 गो देशी रियासत से, यानी लगभग 300 सदस्य, सब उच्च कोटि के विद्वान थे। एरू गेरू संविधान सभा में कोई नहीं बैठा था, सभी के सभी उच्च कोटि के विद्वान थे।
और अधिकतर तो वकील थे। कोई लॉ की डिग्री इंग्लैंड से लिया था, तो कोई जर्मनी से लिया था, कोई अमेरिका से लिया था। विद्वान लोग थे सभी। और वो लोग, देखिए, आजादी के समय, आजादी बहुत मशक्कत के बाद मिला है भारत को, काफी संघर्षों के बाद आजादी हमें मिला है। और वो लोग इस बात को समझते थे कि अगर एससी, एसटी, ओबीसी, आंग्ल भारतीय को विशेष सुविधा नहीं दिया जाएगा, ये आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ये पिछड़े हैं, ये पिछड़े हुए ही रह जाएंगे। इसी वजह से ना संविधान सभा के सदस्यों ने आपसी सहमति से इन लोगों को विशेष सुविधा दिया ताकि ये लोग आगे बढ़ सके, तो आप हमको ये बात बताइए कि ये लोग संविधान सभा में तो सभी समुदाय के लोग थे। संविधान सभा में हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, ईसाई भी थे, सिख भी थे। संविधान सभा में सामान्य वर्ग के लोग भी थे, ओबीसी समुदाय के लोग भी थे, एससी कैटेगरी के लोग भी थे, एसटी कैटेगरी के लोग भी थे। संविधान सभा में तो हर कोई थे। तो संविधान सभा के सदस्यों ने आपसी सहमति से पिछड़े लोगों को आगे बढ़ाने को लेकर विशेष प्रावधान किया। अब उनको लेकर क्या विशेष प्रावधान यह किया कि इन लोगों को, जैसे अनुच्छेद 331 है, अनुच्छेद 333 है। अनुच्छेद 331 यह कहता है लोकसभा में एससी एसटी के लिए सीट आरक्षित रहेगा। अनुच्छेद 333 यह कहता है राज्यों के विधानसभा में एससी एसटी के लिए सीट आरक्षित रहेगा। यही सब तो विशेष सुविधा जो है आपको दिया गया है। और तब तो ये लोग धीरे धीरे अब समाज की मुख्य धारा में जो है आने में सक्षम हो रहे हैं और लोग आ रहे हैं। इसके बाद अगला भाग है भारतीय संविधान का भाग 17। भारतीय संविधान का जो भाग 17 है यह हमें राजभाषा के विषय में जानकारी देता है। राजभाषा के विषय में जानकारी देता है भारतीय संविधान का भाग 17। और भाग 17 जो राजभाषा के विषय में जानकारी देता है उसकी चर्चा अनुच्छेद 343 से अनुच्छेद 351 के बीच में है। यहां से हमें यह जानकारी प्राप्त होती है भारतीय संघ की राजभाषा क्या है, सुप्रीम कोर्ट में किस भाषा का प्रयोग किया जाता है, हाई कोर्ट में किस भाषा का प्रयोग किया जाता है, संसद में विधि के निर्माण में किस भाषा का प्रयोग किया जाता है, राज्य विधानमंडल में विधि के निर्माण में किस भाषा का प्रयोग किया जाता है। इन तमाम चीजों की जानकारी हमें भारतीय संविधान के भाग 17 से प्राप्त होती है, जिसमें राजभाषा आयोग की चर्चा है अनुच्छेद 343 से अनुच्छेद 351। इसके बाद अगला है भारतीय संविधान का भाग 18। भारतीय संविधान का जो भाग 18 है उसमें आपात उपबंध इमरजेंसी प्रोविजंस की चर्चा है भाग 18 में। भाग 18 में जो आपात उपबंध की चर्चा है, जिसको लेकर प्रावधान अनुच्छेद 352 से अनुच्छेद 360 के बीच में की गई है। अनुच्छेद 352 से अनुच्छेद 360 के बीच में की गई है। इस भाग को अगर आप पढ़ेंगे तो यहां पर आपको 3 प्रकार के आपात की चर्चा देखने को मिलेंगी। राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात। क्या होता है राष्ट्रीय आपात, क्या होता है राष्ट्रपति शासन, क्या होता है वित्तीय आपात, जब पढ़ेंगे तो हम लोग जानेंगे इसको। भाग 18 के बाद अगला भाग है भाग 19। भाग 19 की अगर हम लोग बात करें तो भाग 19 में प्रकीर्णन की चर्चा जो है आपको भाग 19 में है। प्रकीर्णन का मतलब क्या होता है इसको आप समझिएगा। देखिए, राष्ट्रपति और राज्यपाल
राष्ट्रपति और राज्यपाल को जो व्यापक शक्तियां दी गई है, राष्ट्रपति और राज्यपाल को संविधान जो व्यापक शक्ति दिया है, उन व्यापक शक्तियों को संक्षेप में भाग 19 में अनुच्छेद 361 से 367 के बीच में जो दर्शाने का प्रयास किया गया है, उसी को कहा जाता है प्रकीर्णन। उसी को कहा जाता है प्रकीर्णन। एक बार फिर से आप इस बात को समझिएगा। देखिए, भारत के संविधान ने राष्ट्रपति को व्यापक अधिकार दिया है, राज्यपाल को व्यापक अधिकार दिया है। अगर आप संविधान को पढ़ेंगे तो संविधान से आपको यह पता चलेगा सब अधिकार तो राष्ट्रपति को है। संविधान से आपको यह भी पता चलेगा सब अधिकार तो राज्यपाल को ही है। तो राज्यपाल और राष्ट्रपति को जो व्यापक शक्ति भारत के संविधान के द्वारा दिया गया है, उन शक्तियों को जो संक्षेपित करने का प्रयास चंद अनुच्छेदों में किया गया है, वो अनुच्छेद है अनुच्छेद 361 से अनुच्छेद 367। इसी को हम लोग प्रकीर्णन कहते हैं। इसी को हम लोग प्रकीर्णन कहते हैं। इसके बाद अगला भाग है भाग 20। भारतीय संविधान का जो भाग 20 है, इसमें संविधान संशोधन की चर्चा है। संविधान संशोधन, और भाग 20 के अंतर्गत एकमात्र अनुच्छेद है अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368। तो भाग 20 में संविधान संशोधन की चर्चा है, और जो है आपको अनुच्छेद 368 के तहत भारत में संविधान संशोधन होता है। इसके बाद भारतीय संविधान के भाग 21। देखिए, जब संविधान बन रहे थे तो संविधान सभा के सदस्यों को कुछ प्रावधान ऐसे भी लग रहे थे कि इस प्रावधान को संविधान में शामिल किया जाए, लेकिन इसे अस्थायी तौर पर शामिल किया जाए ताकि आगे चलकर इसे समाप्त किया जा सके। आगे चलकर इसे समाप्त किया जा सके। तो भारतीय संविधान के निर्माण करने वाले संविधान निर्मात्री सदस्यों ने अस्थायी संविधान के अस्थायी प्रावधानों को भाग 21 में शामिल किया ताकि इन फ्यूचर उसे समाप्त किया जा सके। जैसे जम्मू कश्मीर को जो विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था अनुच्छेद 370 के तहत, उसे भाग 21 के अंतर्गत अस्थायी प्रावधान में शामिल किया गया था ताकि आगे चलकर उसे समाप्त किया जा सकता है, किया जा सकता था। और जम्मू कश्मीर को जो अनुच्छेद 370 के तहत विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था, वो एक प्रकार का अस्थायी प्रावधान था, और वह एक प्रकार का अस्थायी प्रावधान था। यही वजह है कि जो है आपको भारत की संसद ने अनुच्छेद 370 को समाप्त कर दिया, जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा छीन लिया। तो भारतीय संविधान में जितने भी अस्थायी और संक्रमणशील संबंधी प्रावधान थे जिसको कभी भी समाप्त किया जा सकता था, उसको भाग 21 में शामिल किया गया। फिर अगला भाग है भाग 22। भारतीय संविधान के भाग 22 की अगर हम लोग बात करें तो भारतीय संविधान का भाग 22 हमें यह जानकारी देता है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ, भारत के संविधान का नाम क्या है, भारत के संविधान का नाम क्या है, और जब भारत का संविधान लागू हुआ तो संविधान लागू होने से पहले देश में शासन प्रशासन 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत चलाए जा रहे थे, और जब देश में संविधान लागू हो गया तो जब देश में संविधान लागू हो गया तो 1935 के भारत शासन अधिनियम के प्रावधानों को निरस्त कर दिया गया। निरस्त कर दिया गया मतलब समाप्त कर दिया गया, मतलब समाप्त कर दिया गया। गौर से आप सुनिएगा, जो भाग 22 है भारतीय संविधान का भाग 22 हमें
भारत के संविधान के नाम के विषय में बतलाता है कि भारत के संविधान का नाम क्या है। तो भारत के संविधान का नाम भारत का संविधान ही है और अंग्रेजी में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ही है। और यह संविधान लागू कब हुआ है, और इस संविधान के लागू होने से पहले भारत में शासन प्रशासन 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत चलाए जा रहे थे। तो जो 1935 के भारत शासन अधिनियम को निरस्त कर दिया गया है, ये तमाम बातों की जानकारी हमें भाग 22 से प्राप्त होती है। भाग 22 से जानकारी मिलती है, समझ गए। तो अब भाग 11 से 22 तक आप पढ़िए, फिर याद करवा देंगे और आगे बढ़ेंगे। पढ़ लिए हो। आइए गुरुजी लोग, आइए आइए बोर्ड पे आइए। केंद्र राज्य संबंध कौन भाग में? भाग 11 में क्या है? भाग 11 में क्या है? भाग 12 में क्या है? भाग 12 में क्या है? भाग 13 में क्या है? भाग 13 में क्या है? भाग 14 में क्या है? भाग 14 में क्या है? भाग 15 में क्या है? 14 के क में क्या है? 14 के क में 15 में 16 में 16 में 16 में भाग 17 में भाग 17 में भाग 18 में भाग 18 में भाग 19 में भाग 19 में भाग 20 में भाग 20 में भाग 21 में भाग 21 में भाग 22 में भाग 22 में। क्लियर है ये बात? हाल फिलहाल में कोई परीक्षा होता है, हाल फिलहाल में कोई परीक्षा हुआ था, कोई विद्यार्थी आकर के हमसे पूछा था तो हम उसको बताए भी थे। प्रश्न क्या पूछा था? परीक्षा का पूछा हुआ क्वेश्चन। अब एग्जैक्ट ध्यान में नहीं है कौन परीक्षा में पूछा गया है, लेकिन परीक्षा का पूछा हुआ क्वेश्चन है। परीक्षा का पूछा हुआ क्वेश्चन क्या है, गौर से सुनिएगा, काफी अच्छा प्रश्न है। परीक्षा का पूछा हुआ प्रश्न ये है, भारतीय संविधान का कौन अनुच्छेद, एकदम बतिया लीजिए, काहे ऐसे करते हैं हो? नफरत है क्या हमसे? कि अपने कैरियर से नफरत है कि अपने आप से नफरत है? हमसे नफरतें करके क्या कीजिएगा बताइए। तो देखिए, काफी अच्छा प्रश्न है, काफी शानदार प्रश्न है कि जो है आपको भारतीय संविधान का कौन अनुच्छेद हमें इस बात की जानकारी देता है कि भारत शासन अधिनियम 1935 को निरस्त करने के बाद ही भारत के संविधान को लागू किया गया है। अनुच्छेद बोले, भाग थोड़े बोले हैं। क्वेश्चन गौर से सुनिए, क्वेश्चन गौर से, आंसर हम बताते हैं, चिंता मत कीजिए। पहले क्वेश्चन तो दिमाग में जाने दीजिए, तब ना आंसर दिमाग में जाएगा।
भारतीय संविधान का कौन अनुच्छेद हमें इस बात की जानकारी देता है कि भारत शासन अधिनियम 1935 को निरस्त करके भारत के संविधान को लागू किया गया, या भारतीय संविधान का कौन अनुच्छेद हमें भारत शासन अधिनियम 1935 के निरस्त होने के विषय में जानकारी देता है? इस प्रश्न का उत्तर होगा अनुच्छेद 395। अनुच्छेद 395, अनुच्छेद 395। एक बार फिर से इस प्रश्न को आप सुनिएगा ध्यान से। हाय, आवाज नहीं सुनाई दे रहा, कान खराब हो गया है? कान में सरसों का तेल लेकर के जो है साफ कर लेना तुम लोग, समझा? आराम से सुनाई देगा। मैं मुंह चैंचू करते रहता है तो कहां से आवाज सुनाई देगा? शांति बना करके रखेगा तो सब आवाज सुनाई देगा, ठीक है? तो इस प्रकार भाग आपका खत्म हो गया। अब इसके बाद आगे क्या है? अनुसूची होना चाहिए, संविधान की अनुसूची, ठीक है? संविधान की अनुसूची। आइए संविधान की अनुसूची को पढ़ते हैं। चलिए गौर से सुनिए, देखिए अनुसूची। भारतीय संविधान के अंतर्गत वैसे प्रावधान जिसे संविधान के अनुच्छेदों में शामिल नहीं किया जा सका, भारतीय संविधान के अंतर्गत वैसे प्रावधान जिसे संविधान के अनुच्छेदों में शामिल नहीं किया जा सका, उन प्रावधानों को ही अनुसूचियों में शामिल किया गया है। मतलब इसको सरल भाषा में कहे, जो चीज संविधान के अनुच्छेद में नहीं है वही अनुसूची में है। वही किस में है? अनुसूची में। वही अनुसूची में है। मूल संविधान में अगर देखा जाए तो मूल संविधान में 8 अनुसूची हुआ करता था। मूल संविधान में 8 अनुसूची हुआ करता था, 8। लेकिन बाद में संविधान संशोधन के जरिए 4 और अनुसूची को जोड़ दिया गया। और जब संविधान संशोधन के जरिए 4 और अनुसूची को जोड़ दिया गया तो अनुसूचियों की संख्या 8 से बढ़कर हो गई 12। और वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 अनुसूची है, जिसमें पहली अनुसूची, दूसरी अनुसूची, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, ये 8 अनुसूची मूल संविधान में था। बाद में संविधान संशोधन के जरिए 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची, तो 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं, ये चारों अनुसूची संविधान संशोधन के तहत शामिल किए गए हैं। अब अलग अलग अनुसूचियों को अगर हम लोग देखें तो अलग अलग अनुसूचियों में अलग अलग
प्रावधान देखने को मिलते हैं। अलग अलग अनुसूचियों में अलग अलग प्रावधान देखने को मिलते हैं। जैसे प्रथम अनुसूची, प्रथम अनुसूची को अगर हम लोग पढ़े तो जो प्रथम अनुसूची है यह हमें भारत के 2800 राज्यों के नाम, भारत के 8 केंद्रशासित प्रदेशों के नाम और उसके क्षेत्रफल के विषय में बतलाता है। तो जो प्रथम अनुसूची है, प्रथम अनुसूची हमें भारत के भीतर भारतीय संघ के अंतर्गत जो 28 राज्य है और जो 8 केंद्रशासित प्रदेश है उसके विषय में जानकारी देता है। और देखिए, हमेशा से भारत में 28 राज्य नहीं था। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में 11 ब्रिटिश प्रांत हुआ करते थे। 11 ब्रिटिश प्रांत हुआ करते थे। आगे चलकर आजादी के बाद 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत जब भारत में राज्यों का पुनर्गठन किया गया तो 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत जब भारत में राज्यों का पुनर्गठन किया गया तो भारत में 14 राज्य हुए। फिर 14 से 15 हुआ, 15 से 16 हुआ, 16 से 17 हुआ, फिर ऑनवर्ड बढ़ता गया 28 हुआ। और जैसे जैसे नए नए राज्यों का निर्माण होता गया वैसे वैसे प्रथम अनुसूची में वे राज्य शामिल होते गए। तो 1956 में प्रथम अनुसूची में मात्र 14 राज्य का विवरण था, लेकिन वर्तमान में प्रथम अनुसूची में 28 राज्य का विवरण है। इसका मतलब यह है कि अगर नए राज्य का निर्माण होता है तो प्रथम अनुसूची में संशोधन होते हैं, प्रथम अनुसूची में परिवर्तन होते हैं। अगर भारत में अभी 28 राज्य है तो प्रथम अनुसूची में 28 राज्य का वर्णन है। आगे चलकर अगर भारत में 29 राज्य हो जाएगा तो प्रथम अनुसूची में 28 के जगह 29 राज्य हो जाएगा और 29 राज्य का नाम का विवरण होगा। मतलब अगर नए राज्यों का निर्माण होता है तो प्रथम अनुसूची में संशोधन होते हैं। इसके बाद द्वितीय अनुसूची, अगर हम लोग द्वितीय अनुसूची की बात करें, अगर हम लोग द्वितीय अनुसूची की बात करें तो जो द्वितीय अनुसूची है यह हमें भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत आने वाले विभिन्न पदाधिकारी जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, इन सभी के वेतन, भत्ता और पेंशन के विषय में जानकारी देता है। वेतन, भत्ता और पेंशन के विषय में जानकारी देता है। वेतन, भत्ता और पेंशन के विषय में जानकारी देता है। फिर आपको तीसरी अनुसूची की अगर हम बात करें तो जो तीसरी अनुसूची है, तीसरी अनुसूची हमें भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत जो विभिन्न पदाधिकारी है उनके शपथ ग्रहण के विषय में जानकारी देता है। शपथ ग्रहण, लेकिन से पहले जैसे संघ के मंत्री, संसद सदस्य, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश इत्यादि के शपथ ग्रहण के विषय में जानकारी हमें तीसरी अनुसूची देता है। तीसरी अनुसूची देता है। अब लेकिन ध्यान रहे, तीसरी अनुसूची हमें 3 पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण के विषय में जानकारी नहीं देता है। तीसरी अनुसूची हमें
जो 3 पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण के विषय में जानकारी नहीं देता है वो 3 पदाधिकारी है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, ये 3 पदाधिकारी के शपथ ग्रहण के विषय में जानकारी हमें तीसरी अनुसूची नहीं देता है, क्योंकि इन तीनों के शपथ ग्रहण की चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में है। राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण की चर्चा अनुच्छेद 60 में है, उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण की चर्चा अनुच्छेद 69 में है और राज्यपाल के शपथ ग्रहण की चर्चा अनुच्छेद 159 में है। अनुच्छेद 159 में है। नोट में टाइपिंग मिस्टेक है, 159 के जगह नोट में 169 लिख दिया गया है। वहां पर 169 को काट करके आप 159 कर लीजिए। नोट में राज्यपाल के शपथ ग्रहण को लेकर अनुच्छेद 169 लिख दिया गया है, टाइपिंग मिस्टेक है। 169 को काट करके जो है आप 159 कर लीजिए, 159 कर लीजिए। किए तो जो तीसरी अनुसूची है, तीसरी अनुसूची हमें शपथ ग्रहण के विषय में जानकारी देता है, लेकिन 3 पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण के विषय में हमें तीसरी अनुसूची नहीं बतलाता है। और जो 3 पदाधिकारी हैं वो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल। इसके बाद चौथी अनुसूची देखिए। चौथी अनुसूची हमें राज्यों को जो राज्यसभा सीट दिए गए हैं उस विषय में जानकारी हमें चौथी अनुसूची देता है। जैसे उत्तर प्रदेश को राज्यसभा में 16 सीट, महाराष्ट्र को 19 सीट, तमिलनाडु को 18 सीट, बिहार बंगाल को 16 सीट, कर्नाटक को 12 सीट। अलग अलग राज्यों को राज्यसभा में जो अलग अलग सीट दिए गए हैं, अलग अलग राज्यों को जो राज्यसभा में अलग अलग सीट दिए गए हैं, राज्यसभा में सीटों के बंटवारा के विषय में जानकारी हमें चौथी अनुसूची देता है। राज्यसभा में सीटों के बंटवारा के विषय में जानकारी हमें चौथी अनुसूची देता है। तो जो चौथी अनुसूची है वो हमें राज्यसभा में सीटों के बंटवारा के विषय में जानकारी देता है। यहां तक अब पहले पढ़िए तो आप चौथी अनुसूची तक, फिर आगे बताएंगे। किसका है? किसका है? आपका है? आप पूछे हैं? कौन पीछे से पूछे हैं? जो पूछे हैं पहले खड़ा हो जाइए। जो ये लव लेटर हमको भेजे हैं, कौन भेजे हैं ये? कौन भेजे हैं ये? अरे इस पे किसी का नाम ही नहीं है। देखिए, एक बात जान लीजिए, अगर प्रॉब्लम हुआ है, कोई भी प्रॉब्लम हो,
तो उसमें दोषी सिर्फ एक पक्ष नहीं होता है, दोष दोनों पक्षों का होता है। और दूसरी बात आप ये जानिए, आपका तरक्की या विकास तब तक नहीं हो सकता है जब तक कि आप स्वयं जिम्मेवारी नहीं उठाते हैं। आप अपनी विफलता दूसरे पर अगर ऐसे ही थोपते रहेंगे, आप अपनी विफलता, आप अपनी परेशानियां अगर दूसरे पर थोपते रहेंगे तो और भी अधिक परेशानी आपको आता रहेगा। आपको अपनी जिम्मेदारी स्वयं उठानी चाहिए, और ऐसा नहीं है कि आप एकदम राजा हरिश्चंद्र ही होंगे। गलतियां आपकी भी रही होंगी, इसी वजह से आपको परेशानी होता है। परेशानी हर किसी को नहीं होता है। तो पहले अपने आप को सुधारिए और फिर तब जो है दूसरे के ऊपर दोष मढ़िए। नहीं तो जीवन भर ऐसे ही दूसरे के ऊपर दोष मढ़ते रह जाइएगा, खाली हाथ आए और खाली हाथ जाना पड़ेगा। समझ गए? अब जिनका भी है, हमको नहीं पता है किनका है, ठीक है। आगे आइए। तो बताइए, मूल संविधान में कितना अनुसूची था? कितना? 8। ठीक है। इसके बाद वर्तमान में कितना है? संविधान संशोधन के माध्यम से कितना अनुसूची जोड़ा गया? कितना? 4। ठीक है, 4 अनुसूची जोड़ा गया। संविधान संशोधन के माध्यम से जो 4 अनुसूची जोड़ा गया वो कौन कौन है? 9, 10, 11 और 9, 10, 11 और 12। इसके बाद प्रथम अनुसूची में क्या है? द्वितीय अनुसूची में क्या है? द्वितीय अनुसूची में, तृतीय अनुसूची में, तृतीय अनुसूची में, चौथी अनुसूची में, चौथी अनुसूची में। अच्छा, तृतीय अनुसूची हमें कौन से 3 पदाधिकारियों के वेतन भत्ता के विषय में नहीं बतलाता? क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन गलत है। तो एकदम वो सबास में रहबे नहीं करते हैं आप लोग। कौन से अनुसूची हमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल के शपथ ग्रहण के विषय में नहीं बतलाता? तीसरी ना। कौन नहीं बतलाता है? तीसरी ना। इन तीनों के शपथ ग्रहण की चर्चा अनुच्छेदों में ना है। राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण की चर्चा कौन अनुच्छेद, कौन अनुच्छेद में? उपराष्ट्रपति, राज्यपाल। क्लियर है? चलिए ठीक है, आगे आइएगा। इसके बाद चौथी अनुसूची के बाद आगे है आपको 5वीं अनुसूची। चौथी अनुसूची के बाद आगे है आपको 5वीं अनुसूची। देखिए, जो 5वीं अनुसूची है, जो 5वीं अनुसूची है, 5वीं अनुसूची हमें अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र के शासन प्रशासन के विषय में बतलाता है। और जो अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र होता है, यहां पर शासन प्रशासन भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, यहां पर शासन प्रशासन भारत के राष्ट्रपति के द्वारा
चलाया जाता है। यहां पर शासन प्रशासन भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जो है आपको चलाया जाता है। फिर आपको छठी अनुसूची है। छठी अनुसूची विशेष तौर पर 4 राज्य असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, इन चारों राज्यों के अनुसूचित क्षेत्र के शासन प्रशासन, इन चारों राज्यों के अनुसूचित क्षेत्र के शासन प्रशासन के विषय में जानकारी हमें छठी अनुसूची देता है। तो विशेष तौर पर छठी अनुसूची हमें असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा के अनुसूचित क्षेत्र के शासन प्रशासन के विषय में जानकारी देता है। फिर इसके बाद 7वीं अनुसूची है। 7वीं अनुसूची की अगर आप बात करेंगे, 7वीं अनुसूची की अगर आप बात करेंगे तो जो 7वीं अनुसूची है यह हमें, जो 7वीं अनुसूची है यह हमें केंद्र और राज्य के बीच जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, जो शक्ति का बंटवारा हुआ है, केंद्र और राज्य के बीच जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, पावर का बंटवारा हुआ है, और केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा 3 सूचियों के माध्यम से किया गया है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। उस विषय में जानकारी हमें 7वीं अनुसूची देता है। जो आपको संघ सूची है, संघ सूची में मूलतः 97 विषय था, वर्तमान में 100 विषय है। राज्य सूची में मूलतः 66 विषय था, वर्तमान में 61 विषय है। समवर्ती सूची में मूलतः 47 विषय था, वर्तमान में 52 विषय है, वर्तमान में 52 विषय है। तो जो संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची का प्रावधान करके केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा किया गया है। जैसे संघ सूची में जो विषय है उस पर कानून बनाता है केंद्र सरकार, वो केंद्र सरकार के क्षेत्राधिकार में आता है। अब राज्य सूची में जो विषय है उस पर कानून बनाता है राज्य का विधान मंडल। राज्य सूची में जो विषय है उस पर कानून बनाता है राज्य का विधान मंडल, राज्य का विधान मंडल, राज्य का विधान मंडल, राज्य का विधान मंडल। तो देख रहे हैं, मतलब विषय को सेपरेट कर दिया जा रहा है कि फलना विषय संघ सूची में है, इस पर कानून केंद्र सरकार बनाएगा। फलना विषय राज्य सूची में है, इस पर कानून राज्य सरकार बनाएगा। तो यही तो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है, यही तो शक्ति का बंटवारा है। तो संघ सूची और राज्य सूची का प्रावधान करके केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा जो किया गया है, इस बात की जानकारी हमें 7वीं अनुसूची से मिलती है। इसके बाद 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची हमें राजभाषा के विषय में जानकारी देता है। 8वीं अनुसूची हमें राजभाषा के विषय में जानकारी देता है। देखिए, मूल संविधान में 14 भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया था, लेकिन बाद में संविधान संशोधन के जरिए 8 और भाषा को राजभाषा का दर्जा दे दिया गया। और जब 8 और भाषा को राजभाषा का दर्जा दे दिया गया तो राजभाषा की संख्या बढ़कर हो गई 22। तो संविधान संशोधन के जरिए जो 8 भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है, उसमें एक है आपको 21वां संविधान संशोधन। 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुए हैं। 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत सिंधी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है, सिंधी। फिर आपको 71वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत नेपाली, मणिपुरी,
और कोंकणी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। इसको याद रखने का ट्रिक है नमक। न से नेपाली, म से मणिपुरी, क से कोंकणी। इसके बाद 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। इसको याद रखने का ट्रिक है बोडमास, BODMAS। BO से बोडो, D से डोगरी, MA से मैथिली, S से संथाली, बोडमास। इसमें संथाली झारखंड में बोला जाता है, मैथिली बिहार में बोला जाता है, डोगरी जम्मू कश्मीर में बोला जाता है, बोडो असम में बोला जाता है, कोंकणी गोवा में बोला जाता है, मणिपुरी मणिपुर में, नेपाली सिक्किम में, सिंधी पंजाब और गुजरात में बोला जाता है। इस प्रकार राजभाषा की संख्या 14 से बढ़कर जो है आपको 14 से बढ़कर 22 हो गई। इसके बाद आगे है नवीं अनुसूची। नवीं अनुसूची की अगर हम लोग बात करें, मूल संविधान में नहीं था। भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन 1951 में हुआ। प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत ही नवीं अनुसूची को शामिल किया गया और नवीं अनुसूची में शामिल विषय की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती है। नवीं अनुसूची में शामिल विषय की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती है। और जो आपको नवीं अनुसूची है, विशेष तौर पर भारत से जमींदारी प्रथा के उन्मूलन को लेकर, मतलब विशेष तौर पर भारत से जमींदारी प्रथा को समाप्त करने को लेकर नवीं अनुसूची को भारत के संविधान में शामिल किया गया। और नवीं अनुसूची के अंतर्गत जमींदारी प्रथा को समाप्त करते हुए भूमि सुधार संबंधी प्रावधान को नवीं अनुसूची में शामिल किए गए। इसके बाद 10वीं अनुसूची को 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत शामिल किया गया। इसमें एंटी डिफेक्शन लॉ अर्थात दल बदल कानून है। देखिए, जब कोई MLA या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या विधायक, या जब कोई MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जब कोई MP या MLA जिस पार्टी के टिकट पर चुनाव जीतता है, उस पार्टी से दूसरी पार्टी में शामिल हो जाता है। कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा, भाजपा में शामिल हो गया, तो उस प्रकार के MP और MLA पर एंटी डिफेक्शन लॉ लागू किया जाता है। उस प्रकार के MP और MLA पर जो है एंटी डिफेक्शन लॉ लागू किया जाता है। तो जो दल बदल कानून है, एंटी डिफेक्शन लॉ है, उस विषय में जानकारी हमें 10वीं अनुसूची से मिलती है, जिसे 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत शामिल किए गए हैं। इसके बाद 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जो है 11वीं अनुसूची को भारत के संविधान में शामिल किया गया है और इसके अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। और पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देते हुए पंचायती राज संस्थाओं को टोटल 29 विषय काम करने के लिए दिए गए हैं। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण, पुल का निर्माण, छोटे छोटे पुल एवं पुलिया का निर्माण,
पुस्तकालय का बनाया जाना, जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण, ये सब पंचायती राज संस्था का काम होता है। इसके बाद 12वीं अनुसूची, 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया है। 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया है। और 12वीं अनुसूची को जोड़ते हुए नगरपालिका को संवैधानिक दर्जा दिया गया है और नगरपालिका को भी काम करने के लिए टोटल 18 विषय दिए गए हैं। टोटल 18 विषय दिए गए हैं। कुल मिलाकर के हम यह बात कह सकते हैं, नवीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़े गए हैं, जिसमें भूमि सुधार की चर्चा है। और जब यह जोड़ा गया था तो उस समय देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत जोड़े गए। इसमें दल बदल कानून है। जब यह जोड़ा गया था उस समय देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे राजीव गांधी। और 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन और 12वीं अनुसूची 74वां संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए और उस समय देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे पीवी नरसिम्हा राव। 11वीं अनुसूची के तहत पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा और 12वीं अनुसूची के तहत नगरपालिका को संवैधानिक दर्जा जो है आपको दिए गए हैं। तो ये अनुसूची के विषय में हुआ। अब एक बार 5 से लेकर के 12 तक आप पढ़िए। पढ़िए हो। पढ़ लिए। आइए गुरुजी लोग बताइए 5वीं अनुसूची में क्या है हो? 5वीं अनुसूची में क्या है? 6ठी अनुसूची से हमें किस 4 राज्यों के अनुसूचित क्षेत्र और 6ठी अनुसूची से हमें किस 4 राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों के शासन प्रशासन के विषय में जानकारी मिलती है? केंद्र और राज्य के बीच शक्ति के बंटवारा के विषय में जानकारी कौन अनुसूची? राजभाषा के विषय में जानकारी। राजभाषा मूल संविधान में कितना राजभाषा? मूल संविधान में वर्तमान में 21वां संविधान संशोधन के तहत किस भाषा को राजभाषा का दर्जा है? 21वां संविधान संशोधन के तहत किस भाषा को राजभाषा? 71वां के तहत नेपाली, मणिपुरी और 92वां के तहत बोडो, डोगरी, मैथिली और क्लियर है ये बात? नवीं अनुसूची की संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए।
नवीं अनुसूची की संविधान संशोधन के तहत जोड़ेगा? प्रथम संविधान संशोधन 1900 नवीं अनुसूची की संविधान संशोधन के तहत जोड़ेगा? प्रथम संविधान संशोधन 1900 प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत कौन सा अनुसूची जोड़ा गया? कौन सा अनुसूची? कौन सा अनुसूची? नवीं अनुसूची। और इसमें क्या है? क्या है? भूमि 10वीं अनुसूची की संविधान संशोधन के तहत जोड़ेगा? आए 52वां संविधान संशोधन 1900 इसमें क्या है? 11वीं अनुसूची की संविधान संशोधन के तहत जोड़ेगा? 12वीं अनुसूची की संविधान संशोधन के तहत जोड़ेगा? 11वीं अनुसूची में क्या है? 11वीं अनुसूची में पंचायती राज, 12वीं अनुसूची में नगर पालिका। नवीं अनुसूची जब जोड़ा गया था तो उस समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल। नवीं अनुसूची जब जोड़ा गया था तो देश के प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल। 10वीं अनुसूची जब जोड़ा गया, आए 11वीं अनुसूची जब जोड़ा गया, आए 12वीं अनुसूची जब जोड़ा गया। क्लियर है ये बात? अब देखिए अनुसूची के बाद आगे होगा अनुच्छेद। तो अनुच्छेद में तो अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 395 तक है, तो यहां पर अनुच्छेद नहीं पढ़ाएंगे। अनुच्छेद पढ़ाएंगे तो पूरा पॉलिटी खत्म हो जाएगा, समझ गए? तो अनुच्छेद नहीं बताएंगे, लेकिन हां महत्वपूर्ण अनुच्छेद में टीक मरवा देंगे, समझे? और आगे तो अनुच्छेद ही पढ़ने हैं। जैसे भाग 1 संघ और राज्य क्षेत्र पढ़िएगा तो उसमें अनुच्छेद पढ़िएगा, नागरिकता पढ़िएगा अनुच्छेद ही पढ़िएगा, मौलिक अधिकार पढ़िएगा अनुच्छेद ही पढ़ना है। तो इसी वजह से अनुच्छेद नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन अनुच्छेद के बाद आगे है वरीयता क्रम होगा। एक वरीयता क्रम दिए हैं। ए बकलोल बहुत आगे चले गए, पीछे होइए। वरीयता क्रम, वरीयता अनुक्रम, इसको बतला देते हैं, समझ गए? आइए देखते हैं। है ना, छोड़ देते हैं कि बता दें। क्वेश्चन पूछेंगे अब हम। बायोलॉजी दीजिए, तो कल भी नहीं पूछे हैं बायोलॉजी, कल नहीं पूछे थे। हाँ चैप्टर नंबर 6 ना। लड़का लोग आइए हो, लड़की लोग से बहुत क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है? आज लड़का लोग से पूछेंगे। आइए जिसको याद है आ जाओ, आ जाइए, आ जाइए। जिसको याद है आइए। हाँ आइए नहीं इधर। जिसको याद है आइए, आइए पूछते हैं। हाँ उधर नीचे 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 रहिए, अभी ऊपर नहीं चढ़ने का जरूरत है। छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन के बाद क्या कहलाता है? ऑप्शन ना है, सब बोल दिया, इतना ऑप्शन है तुमको नजर आ रहा है। भागो, बैठो यहां से, भागो। अरे बैठो यार, बोल दिया है तब पर भी ऑप्शन खोज रहा है। देख लीजिए, हम इसी कारण बोले कि जिसको याद है वो आ जाइए। देख लीजिए पढ़ने वालों की संख्या, देख लीजिए क्या गो है, 2 गो 4 गो 5 गो। तो इस स्थिति में रिजल्ट भी क्या होगा? 2 4 गो 5 गो ना होगा। तो ऐसे थोड़े कुटाई करते हैं। टीचर तो पढ़ा दिए हैं, अब आप याद नहीं रख रहे हैं तो इसमें टीचर का क्या दोष है? बोलिए आगे वाले।
बड़ी बुरा हाल है आप लोग का। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? यकृत। मनुष्य के पूरे जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित हो है? 20 या 22? 20 है। आप लोग काहे बोल रहे हैं? एक एक करके पूछ रहे हैं, काहे बोल रहे हैं? मारेंगे, मुंह तोड़ देंगे हम। शांत रहिए। आज जिसका मुंह खुला हुआ हम देख लिए उसी को उठा करके पूरा पूछेंगे। इसी वजह से शांति बनाइए। जाइए आप, ठीक है आप। हाँ बताइए। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहां अवशोषित किए जाते हैं? अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहां अवशोषित किए जाते हैं? छोटी आंत में। भागिए महाराज, भागिए। ऊपर में भी अगर किसी को याद है तो आ जाइए। अगर आपको लगता है कि आप पढ़ने वाले हैं तो आइए। चलिए बताइए। बड़ी बुरा हाल है। लड़का से बढ़िया लड़की है। प्रकाश संश्लेषण होता है केवल दिन में है। शांत रहिए। मनुष्य के मुख गुहा में किस प्रकार के दांत सबसे कम होते हैं? केनाइन। बैठिए, ठीक है आप। मनुष्य में मुख गुहा के बाद क्या होता है? ग्रसनी। यही बोले हैं। पेप्सिन एंजाइम मौजूद रहता है जठर रस में। भागिए, पढ़िए। ऊपर में भी अगर किसी को लग रहा है कि आपको याद है, आप विद्वान है, तो आ जाइए। हाँ, पूछ रहे हैं आपसे भी। पादप की खाद्य फैक्ट्रियां किसको कहा जाता? पता को? प्रकाश संश्लेषण के दौरान किसका ऑक्सीकरण होता है? CO2। CO2। CO2 ना, तब जल का। जल का। इसमें आंसर गलती है, मारा हुआ है। किसका है जी? तुम्हारा है जी। मारेंगे मुझे। गलती है, मारती है। गलती है, याद करेगी। है, शांत रहिए। बट शांत रहिए। है, शांत रहिए। हाँ। प्रकाश संश्लेषण में अत्यधिक प्रभावशाली तरंगदैर्घ्य दीर्घ प्रकाश की किस क्षेत्र में पाई? हरे है। भागिए आप, भागिए आप। हरे पादपों में क्लोरोफिल के बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अनिवार्य है? हरे पादपों में क्लोरोफिल के बनने के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? मैग्नीशियम। ठीक है। क्लोरोफिल में नहीं, वही क्वेश्चन हो गया। दांत के ऊपरी भाग में कैल्शियम फॉस्फेट के बने परत को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? इनामेल। ठीक है, बढ़िया है आप। जाइए, 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 जाइए। आइए। दांत के किस हिस्से में? अरे नहीं मारेंगे। सुनाई दे रहा? तो आप जो बोलिएगा हमको नहीं सुनाई देगा। अच्छा ठीक। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक। दांत के किस हिस्से में रुधिर वाहिनी संयोजी उत्तक तथा तंत्रिका सूत्र भरी होती है? मज्जा गुहा में। जीभ के अग्रभाग में कौन से स्वाद ग्रहण करने वाला? मीठा। मनुष्य के मुख गुहा में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? 4। जाइए, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक कौन रंग में होती है? सबसे कम हरा। ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग किसको मापने में होता है? भागिए। पेप्टिक अल्सर से आहार नाल का कौन सा भाग क्षतिग्रस्त होता है? अमाशय बोले हैं। पेप्सिन बदल देता है किसको किस में? प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में।
जाइए भागिए। ठीक है, देखिए क्या गो लड़का, मुश्किल से 10 गो लड़का ना आया। आए देखिए पढ़ने वालों की संख्या कितना कम है। आए कैसे होगा? 3000 विद्यार्थी ऊपर नीचे बैठता है लड़का लड़की मिला करके, समझे? और उसमें जो है आप लोग का क्या हाल है बताइए। 10 गो लड़का आया, कल लड़की से पूछेंगे, समझे? कल पूछेंगे। क्या बोल रहे हैं? होमवर्क, होमवर्क की थोड़े देंगे, होमवर्क आगे बढ़ा रहे हैं। सुनिए, अगला होमवर्क है प्रस्तावना पूरा याद करके आइएगा। मतलब प्रस्तावना के साथ साथ उस चैप्टर में और भी जो है सब्जेक्टिव में वो, और भारतीय संविधान के भाग और अनुसूची, यहां तक याद करके आना, समझे? 3 चीज, प्रस्तावना, चैप्टर, भाग और अनुसूची, तीनों पढ़ के आना है, कल पूछेंगे हम। ठीक है, चलिए 1 मिनट रुकिए। अब गलती फलती आंसर मत टिक किया करो, समझे? हमको बायोलॉजी थोड़े आता है। सुनिए सुनिए, देखिए अब ये शिकायत जिसका भी हो, स्टाफ का शिकायत था, समझे? तो हम तो अपने स्टाफ को समझाइए देंगे, समझे? लेकिन जो है आप अपने आप में सुधार कर लीजिए। और दूसरी बात जो है, देखिए होता क्या है पता है, एक बात हम आपको कह रहे हैं, जितना आसानी यहां हर चीज में आपको होता है, जितना सुविधा यहां हर चीज में आपको दिया जाता है, आप उतना ही अधिक की चाहत रखते हैं। तो अब जितना पॉसिबल है उतना ही दिया जा सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि आपको अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आप में भी होगा, तो आप अपने आप को सुधार लीजिएगा, हम तो अपने स्टाफ को सुधारिए देंगे, समझे? और होता क्या है जानते हैं, जब लोगों को पहले ज्यादा सुविधा दे दिया जाता है, जैसे आपका शादी होगा, होबे करेगा शादी आपका, शुरू में बीबी को कपार पे चढ़ा लीजिएगा, अब बाद में जो है उसको कपार से उतार दीजिएगा, तो फिर उसको तो प्रॉब्लम होगा ही। इसी वजह से तो हमेशा से जो है बीबी को शासन में रखिएगा, समझे? आप लोग अपने अपने हस्बैंड को शासन में रखिएगा, समझे? तो शुरू में जो स्टाफ था वो ज्यादा सुविधा देता होगा, और वो जो है चीजों को निगेटिव में लेकर के जा रहा था, तो नया स्टाफ तो स्वाभाविक सी बात है हमें लाना ही होगा। देखिए फायदा ना हो तो कम से कम घाटा भी तो नहीं होना चाहिए। अब तो जो भी है हम अपने स्टाफ को तो सुधारिए देंगे, आप अपने आप में सुधार कर लीजिए, बस यही कहेंगे, ज्यादा कुछ नहीं। और जितना सुविधा यहां मिलता है उतना कहीं नहीं मिलेगा, ये भी बात हम कहेंगे। जा करके देख ना लीजिए, आप दूसरा जगह जा करके देख लीजिए, पता चल जाएगा। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में, टाटा बाय बाय।